Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. If initial concentration is doubled, the half-life period of reaction is also doubled. The order of reaction is. यानी अब आप देखें हाफ लाइफ क्या होती है. हाफ लाइफ होती है टी हाफ ऑफ nth order reaction inversely proportional to initial concentration raised to power 1 less than the order of reaction. देखें क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल तो हाफ लाइफ भी डबल. यानी क्या रिलेशनशिप निकालना है हमने? डायरेक्ट रिलेशनशिप. देखिए अगर हम यहां पुट कर दें 0 तो ये क्या होगा? a रेज टू पावर 0 माइनस 1, यानी नीचे आ जाएगा -1. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो जस्ट a की पावर 1 हो जाएगा. यानी अब देखिए मैं इसे यूं लिख सकता हूं टी हाफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? 1 ओवर a रेज टू पावर ये 1 लेस देन 0. तो अब आप देखें नीचे a की पावर -1 है. अगर मैं इसे ऊपर लिखूंगा तो टी हाफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन will be directly proportional to what? Initial concentration. यानी अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करेंगे हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी. इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ करेंगे हाफ लाइफ भी हाफ हो जाएगी. तो ये जैसे फोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह ये उनके केस में होती है. सो द आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स. पहली बात कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड. गलत. एंजाइम सिंथेसाइज किए जा सकते हैं. बीटा आर ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखें जब ये कह दिया कि आर ओनली फाउंड इसका मतलब यही है कि सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते. वो तो हमने पहले कह दिया कि किए जा सकते हैं तो ये भी गलत हो गया. चार्ली आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. एंड कैन बी सिंथेसाइज यानी सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है. आर नॉट कैटलिस्ट. बिल्कुल गलत. एंजाइम्स तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन. इनमें से कौन सी चीज रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती? अल्फा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है. मिसाल के तौर पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जैसे NaCl के एक्वा सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सोल्यूशन से AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट का बनना फास्ट रिएक्शन है. जबकि रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो रिएक्शन है. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. बीटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. देखिए अगर वन ऑफ द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. यानी अगर हमने कंबस्शन करनी है किसी चीज की एयर की प्रेजेंस में जिसमें ऑक्सीजन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. लेकिन अगर हम किसी चीज की कंबस्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो ज्यादा मिकदार में होगी एज कंपेयर टू दैट इन एयर तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. टेम्परेचर याद रखें टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर है उसे क्रॉस करना आसान हो जाता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. जबकि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है. सो द आंसर इज डेल्टा. Question 4. Consider the following statements for order of reaction. Half life value along with units of rate constant. देखें सबसे पहली बात ये डाटा दिया हुआ है. Which of the above statement is या are incorrect? सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट बता दी, साथ हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन भी दे दिया. देखिए गौर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो K इंटू A यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर 0 होगा. उसमें से हमने K निकाल लिया तो वो रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 0 होगा. देखिए ये है मोल पर DM³ पर सेकेंड.
जबकि ये मोल पर डीएम क्यूब था, लेकिन जब पार 0 तो ये ख़त्म हो गया। तो अब सिर्फ क्या बचा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, लिहाजा इसकी यूनिट देखें ये सही दी हुई है। इसी तरह आपके पास है जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या होगा, रेट ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पावर 1, ये होगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, नीचे मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा पर सेकंड, तो फिर इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए थी, पर सेकंड होनी चाहिए थी। पक्की बात है, जब उसने पूछा था कि भाई गलत बताइए, तो 2 जिसमें भी है वो गलत हो सकता है, या 2 जिसमें नहीं है वो सही है। अब देखिए अल्फा भी सही हो गया, चार्ली भी सही हो गया। अब बीटा और डेल्टा गलत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि 1 हमने अभी कहा सही है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना, तो फिर पक्की बात है आंसर बीटा। जबकि बाकियों के बारे में जो डाटा दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम ग्राफ देखते हैं। देखें, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। सबसे पहली बात, एक्टिवेशन एनर्जी for the forward and reverse reaction is या are different for all the reaction। देखें मसलन इन्हीं दो को ही देख लें, ये एक और तरह का रिएक्शन है, ये कोई और है, तो आप देखें दोनों में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या नज़र आ रही है, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट। इसका मतलब ये बात सही है बीटा। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल। देखिए ये एक्सो है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट से भी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से भी, तो ठीक है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर एट हाई एनर्जी लेवल। देखें प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। इसी तरह डेल्टा, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी से। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। आप देखिए इसका डेल्टा एच कम है जबकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ये बात उलट लिखी हुई थी, गलत हो गई, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 6, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A + B क्या बनाता है जी, प्रोडक्ट्स बनाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट इक्वेशन है या जिसे रेट लॉ कहते हैं। इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B इज इंक्रीज्ड 2 times देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब देखें इसमें रेट जो है ये क्या होगा, रेट एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 1। हम फर्ज करते हैं कि पहले इसकी कंसंट्रेशन भी 1 थी और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 थी, तो आप देखेंगे रेट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। लेकिन अब चूंकि उसने कहा 2 times करना है तो हम इसे भी 2 times कर लेते हैं, तो इसका तो स्केयर है, इसे भी 2 times कर लेते हैं और इसकी पावर क्या है, 1 है। अब देखिए ये क्या होगा, 2 2 4 और ये 2 4 2 8, तो कितने टाइम्स हो जाएगा रेट, 8 times। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन। कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ जाता है। देखिए इसकी एक ही वजह है। वजह क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेसिकली कुलैयंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब कुलैयंस बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी उनका वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है उसे क्रॉस करना आसान हो जाता है, यानी वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, लिहाजा क्या बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसी बात सिर्फ चार्ली में दी हुई है, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 8, अकॉर्डिंग टू द कुलैयन थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन गैस फेज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन अफेक्टिव कुलैयन इज नोन एज, ये तो डेफिनेशन है किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की, सो द आंसर इज डेल्टा। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती उसे हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फिर लिखा हुआ हैज नो अफेक्ट ऑन द रिएक्शन, भाई एक्टिवेशन एनर्जी का एक्शन होता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है,
और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम, इसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन 9, कैल्शियम कार्बोनेट in powdered form reacts with dilute H2SO4 more efficiently than its big pieces। क्यों? रीजन सिंपल है कि जब आप इसे पाउडर फॉर्म में ले आएंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी। सो द आंसर इज बीटा। जबकि बाकी ऑप्शंस का इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं। क्वेश्चन 10, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखें ये ग्राफ देखिए, टाइम और कंसंट्रेशन ग्राफ। शुरू में चूंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उनमें कंसंट्रेशन का देखें चेंज भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो आप देखें आखिर में जाके वो जो चेंज आया है कंसंट्रेशन का वो भी कम है। इसका मतलब शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, जबकि बाद में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है। So the answer is Charlie, the rate of reaction decreases as the reaction proceeds. Question 11, which of the following is an example of first order reaction? अल्फा के लिए अगर हम देखें तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसमें जो सबसे स्लो स्टेप है वो पहले वाला है। इसमें N2O5 के 2 मोल हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बीटा, ये बीटा का मैकेनिज्म है। इसके स्लो स्टेप में FeCl3 का 1 और Ki के 2 पार्टिकल हिस्सा ले रहे हैं, यानी ओवरऑल ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। चार्ली, ये चार्ली का मैकेनिज्म है। इसमें जो स्लो स्टेप है उसमें CHCl3 का पूरा मॉलिक्यूल, जबकि क्लोरीन यानी Cl2 का आधा मॉलिक्यूल, यानी इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिहाज से हाफ ऑर्डर, ओवरऑल 1.5 ऑर्डर यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। जबकि डेल्टा के लिहाज से देखिए ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। तो इसमें NO के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर, O3 के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर। लिहाजा इन चारों ऑप्शंस में कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अलबत्ता अगर ये जो अल्फा है इसकी डीकम्पोजिशन कुछ यूं की हुई होती कि 2N2O5 डीकम्पोज होके बना रहा होता 2N2O4 और O2, तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर था। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ना 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि एक N2O5 डीकम्पोज होके N2O3 बनाता है विद द रिलीज ऑफ O2। अब ये स्टेप कैसा है? स्लो। जबकि दूसरे स्टेप में एक और N2O5 इस N2O3 से मिलता है, इधर से एक वो इधर चला जाता है और 2N2O4 बन जाता है। अब आप देखें इसके अंदर ओवरऑल ये यहाँ बना है, इधर यूज़ हो गया, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये N2O5 के 2 मोल और N2O4 के इधर 2 O2 का 1, तो ओवरऑल ये रिएक्शन है। जबकि पहले वाला स्लो, दूसरे वाला फास्ट। तो स्लो स्टेप में N2O5 का कितने पार्टिकल या मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? सिर्फ एक। लिहाजा ये कौन सा ऑर्डर होता? फर्स्ट ऑर्डर। लिहाजा अगर ये होता तो फर्स्ट ऑर्डर, अब बाकी कोई भी इनमें फर्स्ट ऑर्डर नहीं। क्वेश्चन 12, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या है कि K यानी रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू A यानी आर्हेनियस कांस्टेंट डॉट E यानी ये नेचुरल लॉग का बेस है, रेज टू पावर -EA ओवर RT। अब T क्या है जी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी। पहली बात है कि इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड K। बिल्कुल, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो K भी बढ़ता है, यानी K और T का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। जबकि इस K का एक्टिवेशन एनर्जी से इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका रेट कांस्टेंट कम होगा।
बीटा इट इज यूज टू डिटरमिन एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करने के लिए इसे यूज किया जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टी अफेक्टिव कुलेयंस ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ये भी सही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उनके कुलेयन बढ़ते हैं, तो अफेक्टिव कुलेयन के चांसेस बढ़ जाते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, भाई टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिए। तो फिर डेल्टा क्या हुआ, गलत, सो द आंसर इज डेल्टा। Question 13. The reaction rate in the forward direction decreases with the passage of time. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए सिंपल सी बात है, with the passage of time हमने बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब टाइम बस फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। तो टाइम तो फिर किससे ही रिलेट करेगा, कंसंट्रेशन से। किसकी, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, क्योंकि किसका जिक्र किया हुआ है, फॉरवर्ड का, जबकि इससे ऑर्डर का कोई ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर का कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 14. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट, सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की खूबियां हैं सिवाय एक के। पहली है जी जीरो हो सकता है, जैसे सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे फोटोसिंथेसिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर हमने अभी डिस्कस किया था कि क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनेशन से कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनना 1.5 ऑर्डर यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर है। नेगेटिव ऑर्डर, जैसे टेट्राइथाइल लेड को पेट्रोल में डालते हैं तो उससे उसकी कंबस्शन का रेट बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, ये नेगेटिव ऑर्डर की एग्जाम्पल है। इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैकेनिज्म पता चलेगा तो ही पता चलेगा ना ये स्लो स्टेप है और इसमें फलां फलां चीज़ें हिस्सा ले रही हैं, उसके मुताबिक हम उसका क्या मालूम करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चार्ली, इट इज एसोसिएटेड विद रेट इक्वेशन, स्लो स्टेप से ही रेट इक्वेशन या रेट लॉ बनेगा, उसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। कैसे, उस रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की, कंसंट्रेशन की, पावर्स का सम असल में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेल्टा, इट्स टाइप्स आर, देखिए इक्वल टू 3 तो सही था, लेस देन 3 भी ठीक था क्योंकि नेगेटिव तक चला जाता है, पर ग्रेटर देन 3 ठीक नहीं है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 15. हाइड्रोलिसिस ऑफ, देखिए ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड के ज़रिए हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये दो इसमें स्टेप्स हैं। आपको पता है कि इसमें ये जो पहला स्टेप होता है ये क्या होता है, स्लो, जबकि दूसरा फास्ट, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, पहला। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, अल्काइल हैलाइड। तो इसमें और मोल भी कितने हैं, 1। तो ऐसी इक्वेशन हमें कहाँ दिखाई दे रही है, डेल्टा पे। तो डेल्टा ही इसकी क्या होगी, रेट इक्वेशन। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 16. When the change in concentration is this one and time for that change is 10 seconds, then the rate of reaction is, देखें आप जानते हैं कि rate of reaction असल में change in concentration with change in time है। अब change in concentration क्या है, 6 into 10 raised to power -4, जबकि change in time क्या है, 10। अब आप देखिए क्या होगा, ये 6 into 10 raised to power -4, ये नीचे वाला 10 ऊपर जाएगा, 10 raised to power -1, तो ये हो जाएगा 6 into 10 raised to power -5। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए पहला, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर के लिहाज से मिसाल के तौर पे अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसी तरह फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, क्योंकि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी बाकी हैलोजन से ज़्यादा है। अब दूसरी चीज़ है कंसंट्रेशन की। अब अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सपोज 2 रिएक्टेंट्स हैं,
उनमें से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है तो उसका एक मकसद यही होता है कि जब दो रिएक्टेंट्स में से एक लिमिटिंग और दूसरा एक्सेस हो, यानी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये सही है। इसका मतलब जिसमें 1 है वो गलत नहीं हो सकता, तो फिर अल्फा भी गलत नहीं हो सकता और डेल्टा भी। सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है क्योंकि अफेक्टिव कोलिजन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर, आर्हेनियस इक्वेशन हमें यही बताती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। लाइट, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जैसे फोटोसिंथेसिस, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये तो सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैटलिस्ट इज इनकरेक्ट? पहली बात, इंथैल्पी चेंज ऑफ कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज सेम। देखिए ये ग्राफ है आपके सामने है। देखिए चाहे कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है लेकिन रिएक्टेंट्स भी उसी पॉइंट पे मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स भी उसी पॉइंट पे मौजूद हैं और इन्हीं की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। तो इसका मतलब चाहे कैटलाइज्ड रिएक्शन हो चाहे अनकैटलाइज्ड रिएक्शन हो, एंथैल्पी चेंज क्या होगी? सेम। तो ये बात सही है। बीटा, इट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, आपके सामने है कि एंजाइम क्या करता है या कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसीलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इट चेंजेस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट से मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। जैसे अगर हम फॉर्मिक एसिड की डीकम्पोजिशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 तो उससे क्या होता है? उससे हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। जबकि अगर यही वाली डीकम्पोजिशन हम करें कॉपर के जरिए तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कैटलिस्ट मैकेनिज्म भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। डेल्टा, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। डिक्रीजेस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, गलत। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, पर जितना फॉरवर्ड उतना रिवर्स। तो ये बात गलत। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 19, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। देखें कॉमन सेंस की बात है, टी हाफ के बाद जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और वो कौन सा है? बीटा। हम इसे साबित भी कर सकते हैं कि टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जाने से पहले टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ये हमारे पास बराबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर दें तो ये क्या होगा? टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ये साइन यहाँ पे क्या होगा? ए रेज टू पावर 0 - 1। अब नीचे ए की पावर है -1, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए की पावर +1 यानी जस्ट ए हो जाएगा। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। सो द आंसर इज बीटा। जबकि अल्फा सेकेंड ऑर्डर के लिए है, चार्ली फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और डेल्टा थर्ड ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन 20, फॉर द गैसियस रिएक्शन। ये देखें एक रिएक्शन है, रेट इक्वेशन इज, ये इसकी रेट इक्वेशन है। इफ द प्रेशर इन द रिएक्शन वेसल इज डबल्ड, याद रखिए गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए जब हम प्रेशर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कंसंट्रेशन। बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बाय व्हाट फैक्टर डज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज? देखिए ये जो y है इसके लिहाज से तो ऑर्डर 0 है, लिहाजा इसका रेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप इस x को डबल करेंगे तो चूंकि ये स्क्वायर टाइम रेट चेंज होना है, तो जब यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 टाइम्स रेट चेंज हो जाएगा। सो द आंसर विल बी चार्ली।
क्वेश्चन 21, कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनना है किससे? क्लोरोफॉर्म से। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये है मैकेनिज्म, किसका बनना? CCl4 का, किससे? क्लोरोफॉर्म से। तो इसमें ये स्लो स्टेप है, तो उसमें देखिए क्लोरोफॉर्म का पूरा एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, Cl2 नहीं है, Cl है, यानी Cl2 का आधा मॉलिक्यूल है। तो इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर और इसके लिहाज से हाफ या 0.5 ऑर्डर, तो ओवरऑल 1.5 ऑर्डर। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 22, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अल्फा, इट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक। बीटा, इट डील्स विद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल गलत। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक केमिकल इक्विलिब्रियम से है, ना कि केमिकल काइनेटिक्स से। सो द आंसर इज बीटा। चार्ली, इट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, जब तक आप बाकायदा फर्ज किया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कंडक्टोमीटर या पोलैरीमीटर यूज ना करें, टाइट्रेशन ना करें, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन मालूम नहीं कर सकते, यानी ये अपरेंटली आपको पता नहीं चल जाता, इसलिए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इट डील्स विद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल, जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको रेट, ऑर्डर वगैरह पता चलेगा। क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू कुलेयन थ्योरी अ रिएक्शन विल स्पीड अप इफ, देखिए रिएक्शन स्पीड अप कब होता है? पहली बात, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलेयन इंक्रीजेज ओनली, अगर ओनली ना हो तो फिर तो ये ठीक है। बीटा, द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी अगर ओनली ना हो तो ये भी ठीक है, इसका मतलब दोनों ठीक है। तो चार्ली पे दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 24, होमोजीनियस कैटालाइसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, अल्फा है हैबर्स प्रोसेस। देखिए आपको पता है ये हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन है, इसमें रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में, जबकि कैटालिस्ट होता है आयरन, वो किस स्टेट में? सॉलिड। तो ये कौन सी कैटालाइसिस है? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। दूसरा डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस क्या है कि बेसिकली बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन, फिर सोडियम फिनॉक्साइड और फिर किसका बनाना? फिनोल का बनाना। अब देखें यहाँ बेंजीन जो है ये होती है लिक्विड, जबकि ये जो कैटलिस्ट है FeCl3 ये क्या होता है? सॉलिड। तो कौन सी कैटालाइसिस है? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। चार्ली, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देखें एस्टर है ये भी लिक्विड स्टेट में, वाटर भी लिक्विड स्टेट में, और एसिड, मिनरल एसिड जैसे H2SO4 ये भी लिक्विड स्टेट में। तो ये कौन सी है? होमोजीनियस कैटालाइसिस। कंटैक्ट प्रोसेस में SO2 से SO3 का बनना, देखें यहाँ पे क्या है कि ये SO2 और O2 दोनों गैसेस हैं, जबकि यहाँ कैटलिस्ट V2O5 यूज होता है जो कि क्या होता है? सॉलिड। तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम? अल्फा, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन अ रिएक्शन, ये अपने एक्शन में हाईली स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यूरिएज है, वो यूरिया की हाइड्रोलिसिस कर सकता है। इनवर्टेज है, वो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर सकता है। अब यूरिया सुक्रोज की, यूरिएज सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता और इनवर्टेज यूरिया की हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, हालांकि दोनों का काम हाइड्रोलिसिस है। तो ये हाईली स्पेसिफिक हुआ। इट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, बिल्कुल गलत। इंजाइम कभी भी इनऑर्गेनिक नहीं हो सकता, क्योंकि इंजाइम की दो किस्में होती हैं, या तो वो प्योर प्रोटीन होगा या फिर प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसमें होगा, लेकिन प्रोटीन पार्ट लाजमी है और प्रोटीन हमेशा क्या होती है? ऑर्गेनिक। इसका मतलब आंसर चार्ली। डेल्टा है, इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, बिल्कुल, अगर कोफैक्टर या कोएंजाइम मौजूद हो तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये एंजाइम के जो कुछ पार्ट्स हैं उनकी समरी भी दी हुई है। क्वेश्चन 26, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, देखें हम इसको यूं देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है
जो कि ज़ीरो ऑर्डर है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो होगी। अगर फ़र्ज़ किया वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट बराबर होगा के इंटू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर 1। अब हम यूनिट्स पुट कर देते हैं। इसमें क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड बराबर किसके है, के है। और ये कंसंट्रेशन की पावर 0 है, इसका मतलब 1 आ गया, 1 तो 1 होता है, तो ये इसकी के की यूनिट आ गई। कौन से ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट के लिए देखते हैं। देखिए रेट क्या है, रेट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, जबकि बराबर हो गया के इनटू, अब कंसंट्रेशन की पावर 1, कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए ये वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो के की यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किस पे ही डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जबकि इसका मॉलिक्यूलैरिटी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 27, the rate constant K is 0.693 per minute. The half life for the first order reaction will be. देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ ये बराबर है किसके, 0.693 ओवर के। अब चूंकि बता दिया है कि इसका जो रेट कांस्टेंट है, अगर इसके रेट कांस्टेंट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट 0.693 है। अब ऊपर भी 0.693 है और इसकी यूनिट थी पर मिनट। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, जब पर मिनट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनट। तो आंसर क्या आया, 1 मिनट। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटलिस्ट। अल्फा है, इट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। सही। इट इज मोर रिएक्टिव इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सही। चार्ली, अ कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप और रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप की रेशियो होती है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए कम करता है उतनी ही रिवर्स के लिए, तो जितना Kf बढ़ेगा उतना Kr, यानी Kc क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेल्टा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। गलत। जिन रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से रेट बड़ा अफेक्ट हो जाता है उनमें। कैसे, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने पाउडर फॉर्म में एक कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है, अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कैटलिस्ट मेल्ट हो जाता है। जब वो मेल्ट होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। यानी एक बड़ी अनोखी सी बात है कि आम रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन ऐसे कैटालिटिक रिएक्शंस जिनमें कैटालिस्ट का फर्ज किया मेल्टिंग पॉइंट उस रिएक्शन के टेम्परेचर से ज्यादा हो और वो मेल्ट होने का खतरा हो, तो वहां क्या होगा, अगर जैसे ही टेम्परेचर उनके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो वो पाउडर फॉर्म से मोल्टन फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 29, द हाफ लाइफ पीरियड for the disintegration of radioactive substance is independent of the amount of that substance. The disintegration of radioactive uranium 92-235 has a half life. Simple informative question है, कितना होता है, 7-10 million years. So the answer is Charlie. Question number 30, identify the incorrect statement about specific rate constant. अल्फा, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट, इसकी वैल्यू कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती, अभी हम पढ़ के आए थे, कैटलिस्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बीटा, इट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इन रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। बिल्कुल, ये बाय डेफिनेशन यही है। चार्ली, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी सही है।
इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक तो सही है, लेकिन जैसे ही लफ्ज यूज किया मॉलिक्यूलरिटी तो बात क्या होगी, गलत। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 31, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्सेप्ट अल्फा इट डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। बिल्कुल ठीक है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस फास्ट होते हैं इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जबकि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर्स हैं उनकी फर्मेंटेशन स्लो होती है, यानी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक। बीटा इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। बिल्कुल ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। डेल्टा इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल गलत, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ये ग्राफ देखिए, हमेशा रिएक्टेंट्स को इस पीक तक जाना है, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 32, द मेथड इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड विथ स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन सोल्यूशन इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं डायलैटोमीट्रिक मेथड। सो द आंसर इज अल्फा। जबकि रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्रिक मेथड में अल्ट्रावायलेट विजिबल या इंफ्रारेड लाइट की ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। क्वेश्चन 33, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड in plants by photosynthesis. The order of reaction for this phenomena is, अभी हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसका रेट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर कौन सा ऑर्डर हुआ, जीरो ऑर्डर। सो द आंसर अल्फा। क्वेश्चन 34, इफ द रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन इज 2a + b, जिससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, भाई जो चीज इन लार्ज एक्सेस हो गई उसके लिहाज से ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। फिर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो फिर B की पावर क्या 1, तो फिर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर, तो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 35, द एंजाइम कैटालाइसिस हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक्सेप्ट, पहली बात, इट इज मोर एफिशिएंट देन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, यानी जो एंजाइम होते हैं या बायो कैटालिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एवरी एंजाइम हैज़ अ डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। मिसाल के तौर पे पेप्सिन की पीएच कोई 1.5 से 1.6 होती है, जबकि ट्रिप्सिन की जो पीएच है वो कितनी होती है, वो कोई 7.5 से 8.5 के लगभग। चार्ली, इट वर्क्स अंडर माइल्ड कंडीशंस, जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये उसके राउंड अबाउट सही काम करता है। डेल्टा, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। बिल्कुल गलत। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज़रूर होता है, पर किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, जबकि ये रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के। यानी बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्क्वायर रूट इधर जाए तो क्या हो जाएगा, ये रेट का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल करेंगे ना तो रेट डबल नहीं होगा बल्कि 4 गुना हो जाएगा, और अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन 3 गुना करेंगे तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो द आंसर इज डेल्टा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।